दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को। मैं चाहूँ तो 5 मिनट की वीडियो के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब बता सकता हूँ, लेकिन आपको इसके लिए टीएस इलियट का एक बहुत ही फेमस ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स को पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जरूरी है कि ये टर्म को किस तरीके से यूज किया था टीएस इलियट ने, बजाय कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को डायरेक्टली समझने के। आज की इस वीडियो में हम लोग टीएस इलियट का क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे जो हैमलेट को लेकर के उन्होंने दिया है। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। इस ऐसे को टीएस इलियट ने 1919 में एथेनियम नाम की लिटरेरी मैगजीन में पब्लिश करवाया था और द सैक्रेड वुड नाम का एक एसेज का कलेक्शन था, उसमें ये ऐसे शामिल था। इस ऐसे का नाम है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर की फेमस प्ले हैमलेट, जिसको आज मास्टरपीस माना जाता है, उसका क्रिटिसिज्म किया है। इस टाइप की क्रिटिसिज्म को डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहा जाता है दोस्तों। इसका मतलब अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो निकल कर आएगा टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म दैट्स इंटेंडेड टू हार्म, अंडरमाइन और इवन डिस्ट्रॉय समवन्स क्रिएशन, रेपुटेशन और सेल्फ एस्टीम। और हम सब जानते हैं कि इसमें टीएस इलियट ने शेक्सपियर के फेमस प्ले हैमलेट में कुछ कमियां निकाली है, उसको आर्टिस्टिक फेलियर बताने की कोशिश की है। वो बोलते हैं कि उनसे पहले कॉलरिज और गॉथी, इनको गॉथी बोलूंगा दोस्तों क्योंकि इनका सही तरीके से नाम मुझे बोलना नहीं आता है, तो कॉलरिज और गॉथी ने हैमलेट का जो क्रिटिसिज्म किया है, टीएस इलियट बोलते हैं कि वो ठीक तरीके से नहीं किया है। वो अपनी ही फैंसी इमेजिनेशन से अपना हैमलेट बना के बैठे हैं, असलियत में जो हैमलेट है वो बता ही नहीं पाए। ये ऐसे टीएस इलियट ने तब लिखा जब रिसेंटली उन्होंने 2 बुक्स को पढ़ा जो हैमलेट पर रिसेंटली लिखी गई थी। एक अमेरिकन स्कॉलर थे एल्मर एडगर स्टॉल और दूसरे थे एक इंग्लिश स्कॉलर थे जे.एम. रॉबर्टसन। इन दोनों के क्रिटिसिज्म को पढ़ा। जब इन दोनों ने हैमलेट पर क्रिटिसिज्म किया तो इनकी क्रिटिसिज्म से टीएस इलियट बड़ा खुश हुए। दोनों की तारीफ करते हुए टीएस इलियट बोलते हैं कि कोई तो मिला जिसने हैमलेट के कैरेक्टर पर फोकस ना करके प्ले की तरफ फोकस किया है। इससे पहले जितने भी राइटर्स ने हैमलेट को पढ़ा है सिर्फ कैरेक्टर पर फोकस किया है कि हैमलेट का कैरेक्टर ऐसा, हैमलेट का कैरेक्टर वैसा, लेकिन प्ले पर किसी ने भी फोकस नहीं किया। तो इन दोनों ने किया। टीएस इलियट बड़ा खुश हुए। वो बोले कि ये प्ले अपने आप में एक प्रॉब्लम है। इस प्ले का कैरेक्टर तो बाद की बात है, पहले प्ले जो है उसके प्लॉट पर फोकस किया जाना चाहिए, उसकी कहानी पर फोकस किया जाना चाहिए। पहले कहानी पर फोकस किया जाना चाहिए कि ये प्ले आखिर सक्सेसफुल हुआ तो कैसे हुआ, क्योंकि ये एक आर्टिस्टिक फेलियर है। वो कैसे है आगे क्लियर करते जाएंगे। हम लोग पढ़ते हैं कि कहानी का जो मेन कैरेक्टर है हैमलेट, इसकी वजह से ये प्ले सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि क्रिटिक सिर्फ उसके कैरेक्टर की तरफ फोकस करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसी पर फिक्स हो जाते हैं, जैसा कॉलरिज और गॉथी ने किया था। दोनों के लिए तो टीएस इलियट बोलते हैं द मोस्ट मिसलीडिंग काइंड पॉसिबल। ऐसे को शुरू करते करते टीएस इलियट सबसे पहले बताते हैं कि वो कौन कौन से सोर्सेस थे जिनका यूज करके शेक्सपियर ने इस प्ले को लिखा। प्राइमरीली वो थॉमस कैट की स्पेनिश ट्रेजेडी पर फोकस करते हैं दोस्तों। स्पेनिश ट्रेजेडी पर मैंने एक वीडियो बना रखी है। उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है, एक बाप अपने बेटे का बदला लेता है। यहाँ पर एक बेटा अपने बाप का बदला ले रहा है, तो उसी कहानी को देखना सेम टू सेम लगता है कि शेक्सपियर ने उस कहानी का प्लॉट उठाकर बिल्कुल इमिटेट कर दिया अपनी कहानी के अंदर, हैमलेट के अंदर। प्ले को अगर ढंग से आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उस कहानी का जो विलन था उसको मारने में इतना डिले क्यों हुआ जा रहा था, क्योंकि उस एंटेगनिस्ट यानी उस विलन के आसपास गार्ड्स बहुत थे, बहुत सिक्योरिटी थी। इसलिए मेन कैरेक्टर को पागलपन का नाटक करना पड़ा ताकि पागल बनकर वो एंटेगनिस्ट को, विलन को मार सके, उसके गार्ड से दूर उसको मार सके, उस पर अटैक कर सके। इस तरीके से हमें जब वो प्ले पढ़ते हैं तो लगता है, हाँ कहा जा सकता है कि झूठा पागलपन जरूरी था, लेकिन शेक्सपियर ने जो इमिटेट करके इस प्ले हैमलेट को लिख दिया तो ऐसा लगता है ये पागलपन जरूरी नहीं था। जैसे हैमलेट अपने प्ले के अंदर नाटक कर रहा है, उसको बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपने ढंग से हैमलेट को पढ़ा हो तो उसे बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने चाचा को मार दे, लेकिन फालतू में वो प्ले को डिले किया जा रहा था। वो नाटक पकाऊ सा लगने लग गया था। टीएस इलियट बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हैमलेट ने पागल होने का नाटक क्यों किया, शेक्सपियर ने क्यों ऐसा कैरेक्टर डिजाइन किया जबकि उसे पागल होने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि वो खुद को पागल दिखाकर अपने चाचा को अपने आप पर शक करने का ज्यादा बढ़ावा दे रहा था कि मुझ पर शक करो कि मैं बेमतलब में पागल होने का नाटक क्यों कर रहा हूँ। अब हैमलेट को काफी लोग रिवेंज ट्रेजेडी बोलते हैं, लेकिन एक तरीके से टीएस इलियट बोलते हैं कि इसका मोटिव रिवेंज ट्रेजेडी लगता ही नहीं है। एक्चुअली टीएस इलियट ने ये नहीं बोला है, सिर्फ टीएस इलियट ने 2 किताबें पढ़ी थी। जे.एम. रॉबर्टसन जो थे जिन्होंने ये किताब लिखी थी, उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि इस प्ले का मेन मोटिव रिवेंज तो है नहीं,
हैमलेट अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए इतना उतावला नहीं है जितना कि उसे इस बात की जेलसी है कि उसकी माँ ने इतनी जल्दी उसके चाचा से शादी कैसे कर ली। टीएस एलियट भी इस पर कमेंट करते हुए ऐसा बोलते हैं, ऐसा लगता है कि शेक्सपियर ने थॉमस किड के टेक्स्ट को एकदम रिवाइज कर दिया। दोनों सिमिलर से लगते हैं लेकिन शेक्सपियर अपनी कहानी के अकॉर्डिंग ढाल नहीं पाए, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देख पाए कि ये सीन्स मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ। रॉबर्टसन ने ऐसा बोला है कि थॉमस किड का प्लॉट इतना ज्यादा डिफिकल्ट था कि शेक्सपियर से भी हैंडल नहीं हुआ। बोलते हैं कि ये शेक्सपियर का भले ही सबसे लंबा प्ले है लेकिन ये एक आर्टिस्टिक फेलियर है क्योंकि कुछ सीन्स तो इसमें ऐसे हैं जो यूजलेस हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। प्लॉट बहुत ही ज्यादा पकाऊ हो जाता है, लंबा हो जाता है। शायद शेक्सपियर ने इसे तब लिखा होगा जब वो अंदर से परेशान थे और ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये प्ले आर्टिस्टिकली वीक रहा और टीएस एलियट ने इस प्ले को लिटरेचर की मोनालिसा कहकर बुलाया है। मोनालिसा से कंपेयर क्यों किया है? क्योंकि मोनालिसा इतना कमाल का आर्ट वर्क नहीं है। काफी सारे जो क्रिटिक्स हैं वो ये बात जानते हैं, मोनालिसा को दुनिया भर के लोग इसलिए देखना पसंद करते हैं क्योंकि वो पेंटिंग इंटरेस्टिंग है। वैसे ही हैमलेट का कैरेक्टर का यही हाल है। हैमलेट को भी मास्टरपीस इसलिए माना जाता है क्योंकि हैमलेट का कैरेक्टर इस प्ले के अंदर इंटरेस्टिंग है। वो ये भूल जाते हैं कि ये प्लॉट बिल्कुल भी आर्टिस्टिक नहीं है, ये आर्टिस्टिक फेलियर है। और लास्ट में मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में। इसके बारे में बताया है टीएस एलियट ने, ऐसा कहते हैं कि शेक्सपियर ने हैमलेट के अंदर सूटेबल ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का यूज नहीं किया है। मतलब जैसे कोई कहानी चल रही है, उसके अंदर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशन, चेन ऑफ इवेंट्स, ताकि पब्लिक समझ सके कि क्या होने वाला है। सब चीजों को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कुछ चीजों के लिए आपको ऑब्जेक्ट से वो चीजें दिखानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर का एक और बहुत ही मास्टरपीस प्ले है, ट्रेजेडी है, जिसका नाम है मैकबेथ। मैकबेथ के अंदर लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर रात को नींदों में चलता है। आप देखना तो पब्लिक समझ जाती है कि बहुत बुरा होने वाला है। और दूसरा कि मैकबेथ के अंदर उसकी वाइफ की डेथ जो थी ना, वो सिचुएशन के हिसाब से एकदम सही थी। ऐसा लग रहा था कि वो लेडी गिल्ट में थी इसलिए खुद को मार लिया या फिर मर गई। शेक्सपियर ने इन सब चीजों को शब्दों में बयान नहीं किया मैकबेथ के अंदर, लेकिन जो हैमलेट है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का यूज नहीं किया शेक्सपियर ने। आपको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव समझ में आता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जो आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बताना पसंद करोगे बजाय के शब्दों के। जैसे मान लो मुझे गुस्सा आ रहा है और मैंने खाने की थाली को लात मार दिया, तो कोई सामने वाला समझने वाला ये समझ जाएगा कि बहुत बुरी तरीके से इसको गुस्सा आ रहा है, इसलिए इसने खाने की थाली को लात मार दिया। यूजुअली ये ऐसा करता नहीं है। तो शब्दों में चीजों को बयान नहीं किया, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का यूज किया। तो ऐसे ही हैमलेट के अंदर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का यूज नहीं हुआ, ऐसा टीएस एलियट बोलते हैं।